हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे पॉलिटी पाठशाला के इस चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फेडरलिज्म पार्ट 2। इससे पहले फेडरलिज्म का फर्स्ट पार्ट पॉलिटी पाठशाला के चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो इस पार्ट को देखने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आप पहले उसको विज़िट कीजिए, उसको देखिए एक बार, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो फेडरलिज्म के पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि फेडरलिज्म क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, और कुछ कमेंट और कॉम्प्लीमेंट जो कुछ विचारकों ने किए थे फेडरलिज्म के ऊपर, भारतीय संघवाद के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं फेडरलिज्म के बारे में कि फेडरलिज्म से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स जो भारतीय संविधान में क्या फेडरलिज्म के बारे में या किस तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच स्थिति है, क्या क्या पोजीशन रखते हैं और उनके बीच किस तरीके से शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ये आज के इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स में हम फर्स्ट आर्टिकल को देखते हैं जो हमने पहले वीडियो में भी देखा था। तो एक बार और देख लेते हैं इसको। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल क्या कहता है संविधान का? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ये आर्टिकल 1 हमें यहाँ पे दो बातें बताता है। पहली कि भारत का नाम क्या होगा, जिस देश में हम रहते हैं उस देश का नाम क्या होगा, भारत या इंडिया। तो संविधान के अकॉर्डिंग अगर संविधान में हम देखें तो भारत के दो नाम बताए गए हैं, भारत कह सकते हो आप या इंडिया कह सकते हो। यहाँ पे हिंदुस्तान शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, हालांकि हम हिंदुस्तान कहते हैं अपने देश को, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू हमारे संविधान, आप दो नाम जो है संविधान में वर्णित हैं, पहला भारत और दूसरा इंडिया। एक बात जो ये और बताता है कि भारत राज्य का स्वरूप क्या होगा या हमारे देश का, भारत का स्वरूप क्या होगा। तो भारत को बताया गया है कि ये राज्यों का एक यूनियन होगा। दैट इज द इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो राज्यों का एक यूनियन है भारत, जिसको कि हम संघ कहते हैं। और इस संघ के हिस्से क्या क्या होंगे, तो इस संघ में क्या क्या शामिल होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यों की। राज्य भी क्या हैं, क्या क्या हमारे भारतीय संघ का हिस्सा माना जाएगा। तो राज्य जो हैं वो भारतीय संघ के हिस्से होंगे। इसके बाद संघ राज्य यानी कि यूनियन टेरिटरी, जो कि अभी वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो पहले जो है जो जम्मू कश्मीर था, राज्य कितने हैं वर्तमान में? राज्य 28 हैं। जम्मू कश्मीर जो कि एक स्टेट हुआ करता था, तो उसको 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, कश्मीर एंड लद्दाख। तो वर्तमान में जो है संघ राज्य कितने हो गए हैं, संघ राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए हैं? तो वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 28 राज्य हैं, और एक इसमें शामिल होंगे अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र कौन से होते हैं? जैसे कि भारत का संविधान लागू होने के बाद कुछ ऐसे क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं थे और संविधान लागू होने के बाद उन्हें भारत का हिस्सा बनाया गया, तो वो अर्जित क्षेत्र कहलाते हैं। और जैसे कि हमने दादर नगर हवेली की बात करें, दमन दीव की बात करें, गोवा जो कि हमने बाद में मिलाया है, पांडिचेरी हो गया, सिक्किम हो गया, तो ये ऐसे कुछ अलग क्षेत्र थे जो कि हमने संविधान लागू होने के बाद जिन्हें हमने भारत का हिस्सा बनाया। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आर्टिकल क्या बताता है कि भारत का नाम क्या होगा, हमारे देश का नाम क्या होगा, राज्य का स्वरूप कैसा होगा, और क्या क्या हमारे भारतीय संघ में शामिल होंगे, कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं। तो ये हमने फर्स्ट आर्टिकल में देखा। तो हमारे देश में यूनियन की स्थिति है, जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा था। यूनियन जो होता है ये फेडरलिज्म का सबसे स्ट्रॉन्ग रूप होता है, सबसे मजबूत रूप होता है,
कि कोई भी राज्य, किसी भी राज्य को भारत से, यूनियन से अलग होने का अधिकार नहीं है। और यही बात हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने भी कही थी आर्टिकल 1 को लेकर कि यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या बताया था इन्होंने कि एक तो ये है कि भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और सेकंड थिंग कि भारतीय संघ से या यूनियन से किसी भी स्टेट को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी भारतीय संविधान के बारे में, या हमारे फर्स्ट आर्टिकल के बारे में, या फिर संघवाद के बारे में। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 बात करता है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की, जिसका फर्स्ट क्लॉज कहता है कि नए राज्यों को संघ में शामिल करने की, एडमिशन करने की शक्ति, और दूसरा कहता है कि नए राज्यों को स्थापित या एस्टैब्लिश करने की शक्ति। तो जहाँ पे पहले वाले का संबंध जो है वो उन राज्यों से है जो भारत में पहले से मौजूद हैं, जो पहले से भारतीय संघ का हिस्सा हैं, और दूसरा उन राज्यों से जो भविष्य में अर्जित किए जाएंगे या भविष्य में स्थापित किए जाएंगे। जैसे कि सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम अपने आप में एक अलग देश था, और चाइना की उस पर नज़र थी बहुत टाइम से, और आज नहीं तो कल चाइना उसे अपना हिस्सा बना लेता। तो इससे पहले कि सिक्किम चाइना की विस्तारवादी नीति का शिकार हो जाए, उसने भारत में शामिल होना ठीक समझा। तो 35 अमेंडमेंट के थ्रू उसे एक संयुक्त राज्य बनाया गया भारत का, और 36 अमेंडमेंट के थ्रू उसको जो है भारत एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया। तो अभी जो है भारत का 22वां राज्य सिक्किम को बना दिया गया 1975 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 3। नाउ आर्टिकल 3 जो बात करता है नवीन राज्यों के गठन की। तो यहाँ पे संसद कानून बनाकर, विधि बनाकर किसी भी राज्य का गठन कर सकती है, कोई भी नया राज्य बना सकती है। चाहे तो वो यूपी से अलग करके 4 राज्य और बना दे, या चाहे तो किसी और राज्य को यूपी में शामिल करके उसको भी एक ही राज्य बना दे। तो संसद को यहाँ पे ये भी अधिकार, इसके अलावा और भी, कि चाहे तो वो किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नाम बदल सकती है, या फिर किसी देश का कोई या फिर किसी राज्य का कोई क्षेत्र किसी और राज्य को दे सकती है। जैसे यूपी का उत्तराखंड को दे दिया, या उत्तराखंड का नाम भी बदल सकती है, जैसे कि पहले उत्तरांचल था अब उत्तराखंड है, और भी किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। तो ये संसद को यहाँ पे शक्ति है कि वो एक सिंपली एक कानून बनाकर किसी भी राज्य के साथ कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पे ये शक्ति संसद को है। तो यहाँ पे एक बात हमें और देखने को मिलती है कि राज्य इस बात को लेकर अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि संसद चाहे तो कुछ भी कर सकती है किसी राज्य के साथ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो एक शक्तियों का बंटवारा, जो कि हम संघवाद के अंदर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि केंद्र के पास कितनी शक्तियाँ हैं और राज्य अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। लेकिन इसके बीच में आपको ये समझना है कि क्या ये सही है या फिर गलत है, या संसद को ज़्यादा शक्तियाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो समझते हुए चलिए। तो यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि अगर हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के अकॉर्डिंग ये सारे अधिकार संसद को दिए हैं, तो क्यों दिए हैं, कोई तो वजह रही होगी। तो आगे हम इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। एंड नाउ आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में
संसद के साधारण बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है और ये परिवर्तन आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल 368 जो ये बात करता है कि जो बेसिकली अमेंडमेंट को लेकर है कि अगर आपको भारतीय संविधान में जो कोई परिवर्तन किया जाता है, कोई अमेंडमेंट किया जाता है, तो वो अमेंडमेंट किस आर्टिकल के अंदर है कि आप संविधान में कोई संशोधन कर सकते हैं, तो वो किसके अंदर पढ़ते हैं हम? आर्टिकल 368 के तहत, कि संविधान के साथ अगर आप कोई छेड़छाड़ करोगे तो वो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में संसद के साधारण बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि अगर आप किसी राज्य को, जो हमने देखा कि हमने सिक्किम को मिलाया आर्टिकल 2 के तहत, तो इसके लिए अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 4 यही कहता है कि अगर आप ऐसा करोगे, किसी और देश को या किसी और क्षेत्र को अपने देश में मिलाते हो, भारतीय संघ का हिस्सा बनाते हो, तो वो अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। उसमें ये नहीं कि आपने संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। दूसरा कि अगर आप किसी राज्य के, जो आर्टिकल 3 कहता है कि आप चाहे तो संसद चाहे तो किसी भी राज्य को अलग कर सकती है, किसी राज्य का हिस्सा किसी और को दे सकती है, उसके नाम, सीमा या उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पे आर्टिकल 3 कहता है साफ साफ कि ऐसा संसद करेगी। और संसद कैसे करेगी? कानून बनाकर करेगी। तो यहाँ पे ऐसा करने के लिए ऐसा करेगी संसद, तो ये अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा कि संविधान में कोई संशोधन हुआ है, ये नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे ये भी साफ साफ लिखा है कि संसद ऐसा करेगी कानून बनाकर, और संसद को ऐसा करने के लिए राज्यों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, राज्यों से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि संसद कोई नोटिस भेज दे शाम को कि आपका एक हिस्सा हम जो है, जैसे कि राजस्थान का कोई हिस्सा कि हम एमपी को दे देंगे, और डायरेक्ट जाएंगे और एक नोटिस देंगे और उसका एक हिस्सा राजस्थान का एक हिस्सा एमपी को दे दिया, यूपी का एक हिस्सा उत्तराखंड को दे दिया। तो ऐसा करने के लिए राज्य संसद को रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे एक जो एकात्मक शक्ति देखने को मिलती है संसद के पास, कि संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो चाहे राज्य के साथ कुछ भी करे, और इसके लिए उसे राज्य से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक, जो हमें एक स्थिति बताते हैं संघ राज्यों की स्थिति क्या है, क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या कमजोरियाँ हैं। तो ये सब हमने आर्टिकल 1 से लेके 4 तक समझा। संघवाद को समझने के लिए ये 4 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। और इसके बाद और कहाँ पे इसकी चर्चा है, तो बात कर लेते हैं हम अनुसूची 7 की। अनुसूची 7 में लिखा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य और संघ के मध्य अधिकारों को उल्लिखित करती है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी कि इन 3 सूचियों के थ्रू शक्तियों का बंटवारा किया गया है राज्यों में और संघ में। केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो 3 सूचियों के तहत किया गया है। और ये 3 सूचियां हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? अनुसूची 7 में देखने को मिलती हैं। तो अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची में जिन 3 सूचियों का जिक्र किया गया है, जिनके तहत शक्तियों का बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच, तो किस तरीके से क्या क्या शक्तियाँ किसको दी गई हैं, इसको इस टेबल में हम देखने वाले हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये जो टेबल है ये आपको ये बताता है कि राज्यों के पास कौन सी शक्तियाँ हैं और केंद्र के पास कौन सी शक्तियाँ हैं। तो संघ सूची यानी कि इसको हम केंद्रीय सूची भी कहते हैं, जो हमें ये बताती है कि केंद्र के पास कौन कौन सी और क्या क्या पावर्स हैं। इसमें वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं ये यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है।
तो वर्तमान में संघ सूची में 100 सब्जेक्ट हैं, जिसमें कि पहले 97 सब्जेक्ट हुआ करते थे, तो इसमें 2 सब्जेक्ट और बढ़ा दिए गए हैं। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में 67 विषय हैं वर्तमान में, और पहले इसमें 66 विषय हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होते हैं इन सूचियों के अंदर, उनके घटने और बढ़ने से मतलब है शक्तियों का घटना और बढ़ना। अगर संघ को ज़्यादा सब्जेक्ट दिए जाते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी शक्तियाँ बढ़ रही है। जो पहले कुछ फील्ड में नहीं थी अब वो हो गई है, जो फील्ड उसको दिए गए हैं। और वैसे ही राज्य का देखें तो पहले इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब कम है, तो इसका मतलब इसकी शक्तियाँ कम हो गई हैं। कुछ क्षेत्राधिकार राज्य के हाथ से छीन लिए गए हैं। इसके बाद समवर्ती सूची की बात करें, समवर्ती सूची में वो विषय होते हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो जिसमें वर्तमान में 52 सब्जेक्ट हैं और पहले इसमें 47 सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो आ जाते हैं फिर से संघ सूची पे। संघ सूची जिसमें ऐसे विषय रखे जाते हैं बेसिकली जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, जैसे सीमाओं से रिलेटेड, सीमाओं की रक्षा करना, और दूसरा विदेशी संबंधों से रिलेटेड, क्योंकि जो विदेशी संबंध होते हैं, फॉरेन रिलेशन होते हैं, उनको कौन हैंडल करता है? बेसिकली केंद्र सरकार। तो अगर बाहर जाके कोई भी मीटिंग करनी है, यूएनओ के किसी मीटिंग में जाना है, और जो अदर आसियान है, सार्क है, ब्रिक्स है, तो अगर जो फॉरेन ग्रुप्स हैं, अगर उनकी किसी मीटिंग में जाना है, फॉरेन रिलेशन हैंडल करने हैं, ट्रेड से रिलेटेड एवरीथिंग, वो सब केंद्र सरकार देखेगी। तो इसमें ऐसे विषय आएंगे जो केंद्रीय महत्व के हैं या जो पूरे नेशनल लेवल के हैं, नेशनल जो जिन्हें केंद्रीय स्तर पे संभालने की ज़रूरत है, तो वो विषय केंद्रीय सूची के अंदर आएंगे, जिनको बेसिकली केंद्र सरकार देखती है। तो जैसे नागरिकता का जो विषय है वो केंद्र सरकार के अंदर आएगा, क्योंकि हमारे देश में एकल नागरिकता है। तो जो भी कहलाएगा, जो भी चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, वो भारतीय कहलाएगा। सिंगल नागरिकता, तो एकल नागरिकता का प्रोविज़न है। तो नागरिकता किसके अंडर में आएगी? संघ के अंदर। इसके बाद परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड ये भी संघ के अंदर आएगा, केंद्रीय विषय है। इसके बाद युद्ध और शांति, तो ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, डेफिनेटली ये केंद्र के अंदर ही आएगा। उसके बाद है रेलवे केंद्र के पास है, तो केंद्र के अंडर में आएगी रेलवे। जनगणना केंद्र करवाता है, केंद्र के अंदर में। और रिजर्व बैंक, संचार, तो ये सारे विषय जो हैं ये कुछ इम्पोर्टेंट विषय हैं, सारे विषय नहीं हैं क्योंकि 100 विषय हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ सब्जेक्ट लिखे हैं, तो जो कि केंद्र के अंदर में आएंगे। नागरिकता, परमाणु ऊर्जा, युद्ध शांति, रेलवे, जनगणना, रिजर्व बैंक, संचार, और इसके अदर जो बेसिकली केंद्रीय महत्व के विषय हैं वो केंद्र के अंदर आएंगे या संघ के अंदर आएंगे। तो संघ को आप यहाँ पे केंद्र भी कह सकते हो और यहाँ पे संघ भी कह सकते हो, तो कंफ्यूज मत होना। नाउ राज्य में 61 विषय हैं, और इसमें ऐसे बेसिकली ऐसे मामले इसके अंदर आएंगे जो स्टेट लेवल के हैं, जो राज्य के महत्व के हैं, तो वो जो है यहाँ पे राज्य सूची के अंदर आएंगे। जैसे कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है? नगर पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, या फिर ग्राम पंचायत हो गई। तो ये सारे विषय जो हैं जो स्थानीय महत्व के हैं वो राज्य के अंदर आएंगे। इसके बाद है लोक स्वास्थ्य, तो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज जो भी होंगे वो राज्य हैंडल करेगा। सिंचाई से रिलेटेड, कृषि, आय पर कर, क्योंकि केंद्र बेसिकली बहुत सारे जो फॉरेन और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको देखता है। तो वैसे भी जो सिंचाई वगैरह है, कृषि वगैरह है, वो सब राज्यों के अंदर आती है, तो ये राज्य सूची का विषय है। मनोरंजन, कारागार और भूमि, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं इन पर इनको राज्य हैंडल करता है।
अब बात करते हैं समवर्ती सूची की, जिसमें कि 52 सब्जेक्ट हैं वर्तमान के अंदर। तो इसमें आएंगे वन्य जीव संरक्षण, नापतोल, परिवार नियोजन, जन्म मरण और पंजीकरण, विवाह और विवाह विच्छेद, विवाह जैसे कि शादी करना और तलाक लेना वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं ये समवर्ती सूची के विषय हैं। आर्थिक नियोजन और विद्युत से रिलेटेड, तो ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं समवर्ती सूची के अंदर जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। कोई ऐसा विषय जिस पर केंद्र भी कानून बना दे और राज्य भी कानून बना दे और दोनों में कंट्रोवर्सी हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे केंद्र का कानून मान्य होगा। तो ये जो विषय जिसके अंदर आते हैं, जिस सूची के अंदर आते हैं, उनको इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार है। तो यहाँ पे समवर्ती सूची में आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों एक विषय पर कानून बनाते हैं तो केंद्र का कानून मान्य होगा वहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा संघवाद से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स, आर्टिकल 1 to 4 और 7th अनुसूची को हमने आज की इस वीडियो में देखा और उसके अंदर किस तरीके से शक्तियों का बंटवारा है इसके बारे में हमने देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी ही अपलोड होगा। इसको देखने से पहले इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप इसकी फर्स्ट वीडियो देखें, इसका पहला पार्ट देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। काफ़ी कुछ आपको इसमें जानने को मिलेगा। अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है आपके लिए समझने के लिए कि केंद्र और राज्यों की स्थिति क्या है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं कहूँगी कि टॉपिक है ये। तो अगर आप समझेंगे तो आप काफ़ी कुछ जान पाएंगे राज्यों के बारे में, केंद्र के बारे में। और एक जो कंट्रोवर्सी हमेशा हम देखते हैं कि चलती रहती है राज्यों के बीच और केंद्र के बीच, जो अलग अलग पार्टियों की सरकार, आजकल काफ़ी सारी स्थानीय सरकारें या एक क्षेत्रीय दल काफ़ी सारे उभर कर आ रहे हैं। हमारे देश में वैसे भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टियां हमारे देश में एग्जिस्ट करती हैं। तो एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन जो हमेशा आप न्यूज़ में देखते रहते हैं, तो आप काफ़ी कुछ समझ पाएंगे इस सिचुएशन को। तो जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए, पढ़ते रहिए।